हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है भाग 20। विहान एकदम से उसके ऊपर आ गया, जिससे रोशनी चौंक कर आंखें खोली और विहान को उसके ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? हटो मेरे ऊपर से। विहान डेविल स्माइल करते हुए रोशनी का हाथ की उंगली को यूं अपनी हाथ की उंगलियों को इंटरवाइन किया और उसे बेड के अगेंस्ट प्रेस करते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोला, नहीं, अभी मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने का मन है। देखो ना, मेरी पेंट भी नहीं मिल रहा। आई थिंक इट इज राइट टाइम टू मेक लव। रोशनी उसकी बात सुनकर डर गई और हकलाते हुए बोली, तो तुम पागल हो गई हो? क्या बकवास किए जा रहे हो? विहान उसकी बात को नजरअंदाज करके उसके गले में अपने होठ को सेंसुअल तरीके से चलाने लगा। रोशनी की सांस तेज चलने लगी। वो खुद को कंट्रोल करते हुए विहान की रिक्वेस्ट करते हुए बोली, विहान क्या कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो। विहान उसकी कॉलर बोन पर किस करते हुए फिर से बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ बेबी, तुम तो जानते ही हो। विहान इतना बोलकर उसके दोनों हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसके मुंह से आह निकलने लगी। रोशनी आंखें बंद किए हुए अपनी मदहोश आवाज में बोली, विहान प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ दो। विहान उसकी बंद आंखों को चूमा। विहान और गले पर होठ घुमाते हुए धीमी और सेडेक्टिव आवाज में बोला, नो बेबी, अभी तो शुरू ही किया है मैंने। इतना बोलकर विहान उसके होठ को गिरफ्त में ले लिया और उसे चूमने लगा। रोशनी उससे छूटने की कोशिश छोड़ दी थी। वो बिल्कुल विहान के नीचे दबी हुई थी। विहान उसके होठ को रिलीज किया और फिर से उसकी गर्दन में मुंह घुसाकर चुमने लगा। रोशनी उसके किस से मदहोश हो रही थी। उसको अपनी बॉडी खुद से आगे महसूस हो रहा था। रोशनी हिम्मत करके भारी सांस लेते हुए बोली, विहान रुक जाओ प्लीज, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिससे रोशनी की दर्द की वजह से चीख निकल गई। दूसरी तरफ हॉस्पिटल। लक्ष्य हॉस्पिटल के बेड में बेजान शरीर के जैसा लेटा हुआ था। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे मशीन लगाया हुआ था और उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था और उसके हाथ में ड्रिप लगा हुआ था। तभी एक शख्स रूम के अंदर आए और लक्ष्य के पास आ गए। वो एक औरत थी। वो औरत एक कुर्सी पर बैठकर बेहोश लक्ष्य से बोली, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर मैं भी क्या करती, मेरी भी एक मजबूरी थी, न चाहते हुए भी तुम्हें इस हालत में लाना पड़ा। रोशनी को विहान के पास जाना पड़ा, बहुत जरूरी था, ताकि वो काली रूह को इस दुनिया से आने से पहले ही खत्म कर दे। इसीलिए मैंने एक चाल चली और उसके मुताबिक ही हुआ। मुझे पता था कि जब रोशनी को पता चलेगा कि विहान तुम्हें इस हालत में लाया है, तो वो जरूर विहान पर गुस्सा होकर कुछ ऐसा करेगी जिससे विहान फिर से उसको अपनी कैद में ले लेगा। और ऐसा ही हुआ। फिर ये औरत गहरी सांस लेकर फिर से बोली, जरूरी था, रोशनी को विहान के साथ की सख्त जरूरत थी। सिर्फ वही रोशनी को अपने पिंजरे में रखकर उसकी रक्षा कर सकता है, क्योंकि रोशनी उसका जुनून है। तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम्हारी बहन सही सलामत है और तुम भी जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। वो आ रही है तुम्हें ठीक करने और तुम्हें बदलने। वो औरत इतना बोलकर मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा और वहां से बाहर चली गई। रोशनी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए विहान से बोली, विहान क्या कर रहे हो? तुम रुक जाओ प्लीज। उसके लिए ये सब नया था। रोशनी के ऐसे कहने से विहान सर उठाकर उसके चेहरे को देखा और फिर ऊपर आकर उसके गले को होठ चलाते हुए बोला, बेबी, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे कोई काम मत करना जिससे मैं गुस्सा हो जाऊं। फिर भी तुमने किया, अब इसकी सजा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ना। इतना बोलकर वो उसकी गर्दन पर जोर से बाइट किया, जिससे उसकी आंख निकल गई। रोशनी उसके नीचे छटपटा रही थी, पर वो उससे आजाद नहीं हो पा रही थी।
विहान उसके हाथ को छोड़ा और उसकी कमर के पीछे से पकड़कर उसके सर को थोड़ा ऊपर उठाया और उसके होठ पर किस करने लगा। करीब 15 मिनट बाद विहान रोशनी को छोड़ दिया और डेविल स्माइल करते हुए रोशनी के चेहरे को देखने लगा, जो इस वक्त पूरा लाल हो गया था और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी और विहान को खो रही थी। रोशनी खुद को नॉर्मल करके गुस्से में विहान को धक्का देने की कोशिश करते हुए बोली, भेड़िया, हटो मेरे ऊपर से। तुम एक नंबर के बेशर्म इंसान हो, जिसको ये तक नहीं पता कि लड़कियों के परमिशन के बिना उनको नहीं छूते। विहान उसके सर के पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास करके बोला, तुमने किसके परमिशन लेके मेरे कपड़े को छुआ था? हाँ बोलो। रोशनी चिढ़कर बोली, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे कपड़ों को छुआ था, पर तुमने तो। इतना बोलते हुए रोशनी रुक गई। उसको अब एहसास हुआ वो क्या कहने चाह रही थी। उसका चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। विहान डेविल स्माइल करते हुए रोशनी से पूछा, हाँ बताओ, मैंने क्या किया? रोशनी शर्म से अपने चेहरे दूसरी की तरफ कर लिया और धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं। विहान उसकी चीन को पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया, पर रोशनी की पलकें नीचे की हुई थी। विहान उसके कान के करीब जाकर सेंसुअल आवाज में बोला, कुछ तो है, बोलो ना बेबी, मैंने कहाँ छुआ? विहान के सेडक्टिव आवाज को सुनकर रोशनी के रोंगटे खड़े हो गई और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। विहान उसकी बंद आंखों को देखकर मुस्कुराया और उसके ऊपर से उठकर क्लोसेट के अंदर चला गया। विहान के कदमों की दूर जाते हुए सुनकर रोशनी आंखें खोलकर देखी, फिर जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को अच्छी तरह कवर कर लिया। वो विहान को उसको सताने का और मौका नहीं देना चाहती थी। इन हॉस्पिटल उस औरत के जाते ही कमरे का दरवाजा फिर से खुला और इस बार अनिका अंदर आ गई। अनिका धीमी कदमों से चलते हुए उसके पास आई और उसको देखने लगी। पता नहीं क्यों लक्ष्य की इस हालत में देखकर उसको बुरा लग रहा था। वो गहरी सांस लेकर उसके पास बैठ गई और धीरे से बोली, लक्ष्य, मैंने रोशनी जी से वादा किया है कि तुम्हें पहले जैसे ठीक कर दूंगी। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे बचने का चांसेस बहुत कम है, पर डरो मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें अभी मेरी दी हुई सजा भी भुगतना है ना। मैंने डॉक्टर से कहा है कि तुम्हें अपने साथ फार्म हाउस ले जाऊंगी और वहीं तुम्हारी ट्रीटमेंट करूंगी। तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा अपनी बहन के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से रोशनी जी टूट जाए और हमारी मेहनत बेकार जाए। इसीलिए मैं अपनी शक्ति से तुम्हें धीरे धीरे ठीक कर दूंगी। इसीलिए मुझे तुम्हारे कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है। अनिका इतना बोलकर अपने हाथ को लक्ष्य की दिल वाली जगह पर रख दी और अपनी आंखें बंद कर लिया। उसके ऐसा करने से लक्ष्य के सीने और अनामिका के हाथ पर एक साथ चमकने लगी। जैसे जैसे अनिका अपनी स्पीड बढ़ा रही थी, वैसे वैसे लक्ष्य का तकलीफ बढ़ रहा था। उसके हाथ पैर हिलने लगे थे। उसका चेहरा देखकर अलग कोई बता सकता था कि वो कितनी दर्द में है। करीब 20 मिनट के बाद अनिका अपने हाथ को हटा लिया। उसकी सांसें फूल रही थी। वो एकदम से चेयर पर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। लक्ष्य अब शांत हो चुका था। अनिका लक्ष्य को देखते हुए बोली, मैं तुम्हें एक पल में ठीक कर सकती हूँ, पर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरी शक्तियों को सह पाओ। अनिका इतना बोलकर उठी और उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, तैयार रहना तुम्हारी सजा के लिए। अनिका इतना बोलकर टेबल स्माइल करते हुए फुल एटीट्यूड के साथ बाहर चली गई। सुबह का वक्त। रोशनी उठकर कमरे में नजर दौड़ाई। बहन कमरे में न पाकर वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद बाहर आकर खुद को मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई और बाल को जूड़ा बनाने लगी। तभी उसकी नज़र गर्दन पर गई, जहाँ विहान के काटने की निशान था। रोशनी गुस्से से बड़बड़ाते हुए वॉल खोली और थोड़े बाल को आगे करके निशान को बाल से छुपा लिया। रोशनी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली,
इस बिहान के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, राक्षस कहीं का। मुझे परेशान करने का एक और मौका नहीं छोड़ता। रोशनी बिहान को गालियां दे रही थी। तभी उसको नीचे से करण के चिल्लाने की आवाज आई। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर रेलिंग के पास जाके नीचे देखने लगी। नीचे करण, अनिका, मंजलिका और जीवन मौजूद थे और गुस्से में किसी को घूर रहे थे। रोशनी भागते हुए नीचे आ गई और अनिका के पास जाकर जैसे ही सामने देखी तो हैरान हो गई। रोशनी के मुंह से एकाएक निकला, विहान। वो रोशनी को देखकर एक टेढ़ी मुस्कुराया और सोफे पे उठकर उसके पास आने लगा। रोशनी को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचने को हुआ, करण एकदम से आकर उसके सामने खड़ा हो गया और गुस्से में उसके मुंह पर एक मुक्का मार दिया, जिससे वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया और उसकी आंखों का गोगल नीचे गिर गया। वो अजीब तरीके से अपनी आंखें उठाकर रोशनी को देखा। रोशनी उसको देखकर बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि उसकी आंखें नीली नहीं बल्कि काले रंग की थी। करण उसके और कदम बढ़ाते हुए गुस्से में बोला, रोशनी के पास जाने की हिम्मत भी मत करना विद्युत, वरना विहान तुझे जिंदा गाड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं विद्युत है, जिसे रोशनी देखकर विहान समझ लिया था। जीवन आगे आकर विद्युत से गुस्से में बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मानना पड़ेगा तुझे, मौत के मुंह में अंदर खुद चलकर आए हो। सोचा भी है तू अगर ब्रो ने तुझे देख लिया तो क्या हाल करेंगे तेरी? भूल गया क्या पिछली बार कैसे भाई ने तुझे मार मार कर बेहोश कर दिया था? रोशनी, जो सब हैरानी से देख रही थी, उसको अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो विद्युत को देखते हुए ही मन में बोली, हे भगवान, ये तो टिड्डो विहान की चरक्स कॉपी है, पर अनिका ने मुझे ये बताया क्यों नहीं? रोशनी सोच रही थी, तभी उसको फिर से विद्युत की आवाज कान में पड़ी। विद्युत अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए अपने होठ पर लगे खून को साफ किया और जीवन से बोला, क्या यार, मैं तेरा भाई जैसा हूँ, थोड़ा तो रिस्पेक्ट कर। उसकी बात को सुनकर जैसे ही जीवन कुछ बोलने को हुआ, तभी विद्युत फिर से बोला, रहने दे, तुमसे उस चीज का उम्मीद करना बेकार है। वैसे भी मैं तुम दोनों से यहाँ झगड़ा करने नहीं आया हूँ। रोशनी को देखते हुए, मैंने सुना है कि मेरे परम पूज्य भाई ने एक अप्सरा को लेकर आए हैं, तो अनिका गुस्से में उसके सामने आकर उंगली दिखाते हुए बोली, सोचना भी मत, वरना। विद्युत उससे बोला, क्या बहना, भाई से ऐसा कौन बात करता है? तुम्हारे भाई ने अपने से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देना नहीं सिखाया है क्या? अनिका व्यंग से मुस्कुराते हुए उससे बोली, भाई और तुम, ये कहलाने के लायक भी नहीं हो तुम। रिश्तों की अहमियत भी पता है तुम्हें? पहले तुम सीखो कि बड़े को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों भूल गए क्या तुमने माँ और भाई के साथ क्या किया था? उसी की बात सुनकर विद्युत की आंखें लाल होने लगी। उसके मन कर रहा था कि अभी अनिका को मारकर फेंक दे। विद्युत एक ऐसा इंसान था जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि अपने भाई और माँ को भी मारने से पीछे नहीं हटा था। विद्युत खुद को शांत किया और बोला, बहना, अभी मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का वक्त नहीं है। अभी मैं यहाँ किसी और काम को करने के लिए आया हूँ। इतना बोलकर विद्युत रोशनी को देखा, जो हैरानी से सब देख रही थी। विद्युत उसकी ओर पड़ने लगा, जिसे देखकर रोशनी डर के मारे कदम पीछे लेने लगी। पर तभी जीवन उसके सामने आ गया और बोला, चले जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। विद्युत रोशनी को देखकर मुस्कुराते ही बोला, बहुत अच्छी है, हॉट सेक्सी। करण गुस्से में, चुप कर, अगर आगे एक शब्द भी बोले तो तुम्हें यमराज के दर्शन करवा दूंगा। विद्युत उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, तू मुझे यमराज का दर्शन करवाएगा? पहले अपनी औकात देख, फिर बात कर। मेरे सामने तू कुछ भी नहीं है। अनिका गुस्से में उससे बोली, जुबान संभाल कर बात कीजिए। उनकी औकात से पहले खुद को तो देख लीजिए। जो अपनी माँ को मारने के लिए कोशिश करे,
उनका क्या ही कहना। विद्युत गुस्से में चिल्लाकर, अनिका, अनिका हाथ दिखाकर, आवाज नीचे, भूलिए मत, हम प्रिंसेस हैं और आप माँ को मारने की कोशिश करके हमारी वंश से बहिष्कृत हो चुके हैं। अब आपसे हमारी शक्तियाँ ज़्यादा है। अगर आपने भाई की गैर मौजूदगी में कुछ भी गलत करने का सोचे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अनिका इतने बोलती कि हाथ की नाखूनें बड़ी होने लगी और उसकी आंखों की कलर हरा रंग बदलने लगा। उसको ऐसा देख विद्युत शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला, क्या बात है बहना, मुझे धमकी दे रही हो? अनिका उसकी ओर बढ़ते हुए भरी कर्कश आवाज में बोली, धमकी नहीं, हकीकत बता रहे हैं, लौट जाइए। कहीं ऐसा न हो कि बहन के हाथ से भाई की मौत आ जाए। विद्युत उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, तू मुझे मारेगी? अनिका गुस्से से चिल्लाकर बोली, हाँ, अगर आप भाई और उनके मकसद के बीच आई तो हम आपको मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। अनिका धीरे धीरे अपनी असली रूप में आने लगी थी। उसके दांत बाहर निकल आए थे और उसका शरीर से एक अलग सा चमक निकल रहा था। उसकी स्किन का रंग भी बदलने लगा था। रोशनी डरी हुई सब देख रही थी। वो कभी अनिका को ऐसा नहीं देखी थी। विद्युत उसके बदलते रूप को देख रहा था। तभी वो डेविल स्माइल किया और एकदम से वहां से गायब हो गया। उसके ऐसे गायब होने से सब इधर उधर देखने लगी। तभी रोशनी को अपने पीछे से किसी का मौजूदगी का एहसास हुआ, जिससे डर से उसकी आंखें फैल गई। रोशनी हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखी तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके ठीक पीछे विद्युत खड़ा था और शैतानी मुस्कुराहट लिए उसको देख रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।